नमस्कार। आज हम बात करेंगे रवीश कुमार जी की पुस्तक बोलना ही है के बारे में। और ये जो पुस्तक है ये राजकमल प्रकाशन द्वारा प्रकाशित है। 250 रुपये की पुस्तक है और 23,000 प्रतियाँ इसकी बिक चुकी हैं। 23 माह में इसका चौथा संस्करण है। रवीश कुमार जी जो हैं 27 वर्ष तक एनडीटीवी में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, न्यू दिल्ली टेलीविज़न के नाम से जो चैनल है, और 2019 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित हैं। बोलना ही है। बोलना एक चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरा कार्य होता है। और किस बारे में बोलना है? लोकतंत्र, संस्कृति और राष्ट्र के बारे में। देखिए, सत्ता के पक्ष में अगर आपको बोलना है तो वो काम ज़रा भी चुनौतीपूर्ण नहीं है, ज़रा भी जोखिम भरा नहीं है। लेकिन सत्ता के विरोध में अगर आपको कुछ बोलना है तो वो वाकई में बहुत ही चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरा होता ही है। सत्ता चाहे किसी की भी हो, चाहे वो सत्ता किसी राजनीतिक पार्टी की हो, चाहे वो सत्ता देश के शीर्ष पर बैठे प्रधानमंत्री की हो, या आपके पिता की हो, भाई की हो, या आपके बॉस की हो, किसी की भी सत्ता के विरोध में बोलना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरा कार्य है। क्योंकि बोलने वाला हमेशा अकेला पड़ जाता है और अन्याय के विरुद्ध बोलने का साहस सब में होता नहीं है। और बोलने से डर समाप्त नहीं होता, बल्कि कई तरह के डर आपको घेर लेते हैं। सबसे पहला डर यही होता है अकेले पड़ जाने का, सबसे छिटक जाने का, दूर हो जाने का। क्योंकि सब जब एक ही तरह की बात कह रहे हों, अगर आप कुछ भिन्न बात कहेंगे तो आप समाज में, राष्ट्र में, परिवार में अलग थलग तो पढ़ ही जाएंगे। तो इस पुस्तक में 12 चैप्टर हैं और सबसे पहला चैप्टर है बोलने के बारे में। तो वो कहते हैं कि बताते हैं कि मैं एक बचपन में एक काफ़ी जो मासूम बच्चा था, जो डरता बहुत था, गणित से डरता था और जो है बोलने से डरता था, पिताजी के सामने बोलने से डरता था, और हनुमान जी की काफ़ी पूजा करता था। लेकिन धीरे धीरे मुझ में साहस बढ़ा जब मैं दिल्ली में आकर पढ़ना शुरू किया, बोलना शुरू किया, पत्रकारिता में रुचि ली और पत्रकार बना। और अब लोग मुझे चुप रहने की बहुत सलाह देते हैं, लेकिन मैं चुप नहीं रह पाता और डर का दायरा जो है बढ़ता जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि चुप रहने से आप सफल हो सकते हैं, आपको चुप रहना चाहिए और ये समय सही नहीं है बोलने के लिए। लेकिन मैं बोलना ही चुनता हूँ और बोलने से मैं मुक्त महसूस करता हूँ। जबकि बोलने से डर खत्म नहीं होता, कई और तरह के डर आपको घेर लेते हैं। तो रोबो पब्लिक और नए लोकतंत्र का निर्माण, ये दूसरा चैप्टर है। इसका मतलब ये है कि लोकतंत्र में जो मीडिया है वो चौथा स्तंभ होना चाहिए, न्यायपालिका और जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी के बाद। लेकिन चौथा स्तंभ बनने की बजाय जो आज का मीडिया है वो एक तरह से प्रोपेगेंडा चैनल बन गया है, एक पीआर फैक्ट्री बन गया है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक तरह की न्यूज़ आपको मिल रही है, आपके पास बहुत सारे अलग अलग चैनल्स हैं, लेकिन उन चैनल्स में डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। मतलब एक ही तरह की सूचनाएं हैं, वो सूचनाएं इस तरह से काम करती हैं कि आपको एक ही तरह की सूचना अलग अलग चैनल से मिलती है, तो आप एक रोबो पब्लिक बन जाते हैं। मतलब आपको एक तरह के परसेप्शन में उलझाया जा रहा है, इन्फॉर्मेशन कम दी जा रही है, आपको एक तरह की विचारधारा ज़्यादा परोसी जा रही है और इस तरह से आप वही बनते जा रहे हैं जो वो बनाना चाहते हैं, एक तरह का सांप्रदायिक समाज। डर का रोज़गार। अब ये कह रहे हैं कि डर को किस तरह से रोज़गार बनाया गया है कि भारत में बहुत सारे इंजीनियरिंग चैनल्स खुले और इंजीनियरिंग की बाढ़ आ गई। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज इंजीनियरिंग करवाने लगे और ये जो इंजीनियरिंग कॉलेज थे, जैसे ही छात्र इंजीनियर बनकर तैयार होते, पीछे से ये कॉलेज ही बंद हो जाते थे। अब भारत में बेरोज़गारों की इतनी बड़ी भीड़ बन गई कि जो है एक ट्रोल आर्मी का कंसेप्ट शुरू हुआ, जिसमें जो सत्ता दल होता है वो एक आईटी सेल बना लेता है। उस आईटी सेल में कुछ युवाओं को रोज़गार दे दिया जाता है जो हर विरोध की आवाज़ को दबाने का, डराने का इंटरनेट पर, सोशल मीडिया के माध्यम से काम करते हैं। और ये जो लोग हैं वो इतिहास का हिस्सा नहीं हो सकते, क्योंकि इनका कोई योगदान है ही नहीं। कुछ ही दिनों में जब बार बार सत्ता स्थापित हो जाती है तो इन लोगों का कोई भविष्य नहीं रहता और इस तरह की जो आईटी सेल्स हैं इसमें से रोज़गार, एक स्थायी रोज़गार जनरेट नहीं होता और आते रहते हैं, जाते रहते हैं। अब एक रोबो पब्लिक के निर्माण के दौरान इन्होंने ये भी बताया है कि जो भारत में ना जो शिक्षा का स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे चला गया है।
91% यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, 91% कॉलेज हैं वो औसत से भी नीचे के दर्ज के हैं, और 68% जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका स्तर काफ़ी ख़राब है। और ये डाटा NACC ने दिया है, जो यूनिवर्सिटीज़ का मापदंड तय करती है। फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स में भी भारत 180 में से 136 देशों में चला गया था 2017-18 में ही। 2017-18 में ही बेरोज़गारी की दर जो है वो बिजनेस स्टैंडर्ड के हिसाब से पिछले 45 साल में सबसे ज़्यादा थी। तो भारत में बेरोज़गारों की, युवाओं की भीड़ इकट्ठी हो गई है, और इस भीड़ को तुरंत रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दे से भटका के सांप्रदायिक मुद्दों में उलझाया जा रहा है। लगातार हिंदू मुस्लिम की डिबेट्स देखते रहने से ये भीड़ बहुत ही हिंसक और सांप्रदायिक बन गई है। भीड़ की हिंसा की घटनाएं बहुत ज़्यादा हो गई हैं। भीड़ का इन्होंने डेफिनेशन भी दिया है कि भीड़ केवल उसको नहीं कहते जो घेर के किसी को मारने का निर्णय लेती है, भीड़ उसे भी कहते हैं जो उसे रिकॉर्ड करती है ऐसी घटना को, लिंचिंग को। भीड़ उसे भी कहते हैं जो ऐसी घटना का समर्थन करती है या ऐसे रिकॉर्ड किए हुए वीडियोस को फैलाती है। अब भीड़ की हिंसा में न केवल हिंदू बल्कि मुस्लिम, हर तरह के लोग मारे गए हैं। बच्चा चोरी करने के इल्ज़ाम पे कुछ महिलाएं मारी गई हैं जगह जगह। इंस्पेक्टर सुबोध कुमार जैसे व्यक्ति मारे गए हैं, जो कि यूपी से सटे बुलंदशहर में जो है, यूपी के बुलंदशहर में, माफ़ कीजिएगा, वहाँ पर जाकर भीड़ की हिंसा को रोकने के प्रयास में मारे गए थे। इस तरह से जुनैद हो या अखलाक हो, बहुत सारे ऐसे नागरिक हैं जो मुख्य तौर पर भीड़ की हिंसा का शिकार हुए, गौकशी के इल्ज़ाम में मार दिए गए। और बाद में पता चला कि जो गाय को लेकर राजनीति है वो कितनी ज़्यादा छद्म है, कितनी ज़्यादा नकली है, क्योंकि गाय का जो विषय है भारत में वो एक राजनीतिक पशु बनकर रह गई है। गाय की वजह से किसान परेशान हैं। इतनी ज़्यादा भारत में गायें हैं कि खेती उजाड़ देती हैं, सड़कों पर कचरा खाती हैं, जो गौशालाएं हैं उनमें चारे के अभाव में मारी जाती हैं। तो इस तरह की जब सूचनाएं मीडिया चैनल्स के माध्यम से या कुछ गिने हुए मीडिया चैनल के माध्यम से, NDTV जैसों के माध्यम से सामने आने लगी, तो गाय को लेकर हिंसा थमती हुई नजर आई। जहाँ भीड़ वहाँ हिटलर का जर्मनी। तो जो भीड़ होती है वो हिंसक और सांप्रदायिक होती है और हिटलर के जर्मनी की याद दिलाती है। तो हिटलर के जर्मनी में हुआ क्या था कि हिटलर एक घोर सांप्रदायिक व्यक्ति था। उसने एक जाति की श्रेष्ठता पर बल दिया और एक दूसरी जाति जिसे यहूदी कहा जाता था उनके खिलाफ लगातार दुष्प्रचार किया अपने प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गोयब्स के साथ मिलकर। उस समय रेडियो पर इतना ज़्यादा दुष्प्रचार हुआ यहूदियों के खिलाफ, उन्हें क्रूर, हिंसक और नागरिक बता दिया गया, और पहले उनका आर्थिक बहिष्कार किया गया, फिर छुटपुट घटनाएं उनके साथ लिंचिंग की होने लगी, फिर उन्हें चिन्हित करके मारा जाने लगा और 60 लाख यहूदियों की हत्या हो गई। और हिटलर खुद नहीं आया था यहूदियों की हत्या करने के लिए, उसने समाज को ही इतना हिंसक और क्रूर बना दिया था कि लोगों ने ही यहूदियों की हत्या कर दी। 60 लाख यहूदियों के अलावा 50 लाख ऐसे नागरिक भी मारे गए जो यहूदियों से सहानुभूति रखते थे या हिटलर की नज़र में किसी काम के नहीं थे, जैसे कि डिसेबल्ड लोग होते हैं या महिलाएं होती हैं या ऐसे लोग जो हिटलर की इस आइडियोलॉजी से सहमत नहीं थे। तो जहाँ पे भी भीड़ होती है, भीड़ की हिंसा होती है, वहाँ हिटलर का जर्मनी बनने की आशंका लगी रहती है, क्योंकि हिटलर का जर्मनी घोर सांप्रदायिक था और भारत बहुत ही घोर सांप्रदायिकता की तरफ बढ़ता जा रहा है। जनता होने का अधिकार, जनता होने का अधिकार ये नहीं है कि आपने अपना मतदान कर दिया तो आप सरकार से सवाल ही ना पूछें, अपने हित का कोई सवाल ही ना पूछें, बल्कि सरकार जो कह रही है उसी को ही मानते चले जाएं, एक वर्चुअल रियलिटी में फंस जाएं। मतलब सरकार अगर आपको लगातार हिंदू मुस्लिम के डिबेट्स में ही उलझाए रखना चाहती है, लगातार नेहरू, पटेल, ताजमहल, इलाहाबाद, प्रयागराज, इस तरह के मुद्दों में उलझाए रखना चाहती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात नहीं करती, और आप भी अपने खुद के मुद्दों को छोड़कर सरकार के द्वारा प्रचारित मुद्दों के बारे में ही चर्चा करते हैं, तो आप जनता होने का अधिकार खो देते हैं। और लोकतंत्र में जैसे ही आपने जनता होने का अधिकार खो दिया तो एक तानाशाह का तंत्र बन जाएगा, एक हिटलर का जर्मनी बन जाएगा, एक राजतंत्र बन जाएगा। ये लोकतंत्र तो नहीं रहेगा। तो किसी भी हाल में लोकतंत्र होने का अधिकार नहीं खोना चाहिए। चैप्टर 6 है बाबाओं के बाजार में आप और हम। तो भारत के संविधान में लिखा है कि भारत को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला राज्य बनाने की आवश्यकता है, लेकिन सवेरे सवेरे सभी न्यूज़ चैनल्स में जो है रंग बिरंगे कपड़े पहनकर बाबा बैठ जाते हैं, और ये जो बाबा हैं आपको कभी ज्योतिष का, कभी लकी नंबर, कभी लकी कलर, कभी ज्योतिष में उलझाए रखते हैं, वास्तु में उलझाए रखते हैं, और आपको तरह तरह से अंधविश्वासी बनाने का प्रयास करते हैं। और उस अंधविश्वास में वो आधुनिकता का तड़का भी लगाए रखते हैं। वो ये तक कहते हैं कि अपनी गर्लफ्रेंड को कब प्रपोज करना है। तो युवाओं को आधुनिकता की तरफ बढ़ना चाहिए, इस तरह के अंधविश्वासों में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन बाबाओं
का जो है प्रचार प्रसार इतना ज़्यादा हो गया है क्योंकि बाबाओं के माध्यम से ही धर्म का धंधा चलता है और धर्म के धंधे के माध्यम से ही राजनीति चमकती है। तो राम रहीम हो, आसाराम हो, रामपाल हो या जगत जग्गी वासुदेव, जो भी हों, ये इंग्लिश बोलने वाले बाबा या उत्तर भारत के हिंदी बोलने वाले बाबा या ज्योतिषी, ये सारा का सारा बाबाओं का मायाजाल मीडिया के माध्यम से फैलाया गया है। और सत्ता यही चाहती है कि आप बाबाओं के मानसिक गुलाम बन के रहें ताकि आप सत्ता से कोई सवाल पूछे ही ना। हम सबके जीवन में प्रेम, अब ये जो है प्रेम की बात करता है कि कोई व्यक्ति जो प्रेम नहीं कर सकता वो एक अच्छा नागरिक बन ही नहीं पाता, क्योंकि एक अच्छा नागरिक बनने के लिए जो है अपने हृदय में प्रेम और करुणा उत्पन्न करनी पड़ती है। जो प्रेम में नहीं है वो शहर में नहीं है। इस चैप्टर में झलक मिलती है उनकी पिछली पुस्तक इश्क में शहर होना। तो इसमें बताया गया है कि भारत में लड़कियां भाग रही हैं प्रेम के लिए, हमेशा से भागती आई हैं, और पीछे पीछे उनका परिवार और समाज धर्म और जाति की तलवार लिए भाग रहा है। इसमें ऐसे जोड़ों का जिक्र आया है जिन्होंने दूसरे धर्म में या दूसरी जाति में जैसे ही विवाह का प्रयास किया तो उनके लोगों ने ही उनकी लिंचिंग कर दी, हत्या कर दी। अब इसमें बताया गया कि घोर सांप्रदायिक हो चुकी जनता या आईटी सेल से प्रभावित युवा या आईटी सेल में रोजगार पाए हुए युवा हमेशा एक ऐसी घटना का जिक्र करते हैं जिसमें मरने वाला जो है हिंदू हो या मारने वाला मुसलमान हो, लेकिन ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जिनमें जो है उल्टा भी सच है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि धर्म, संप्रदाय, जाति के नाम पर भारत में युवाओं को प्रेम करने का अधिकार ही नहीं है। और युवा भी जो है कई बार दहेज की इकोनॉमी से हाथ नहीं धोना चाहते, इसलिए वो महबूबा को नहीं ला पाते, पत्नी को ही लेके आते हैं ताकि साथ में दहेज आए। और ऐसा व्यक्ति जो पहले खुद के प्रेम की हत्या करता है वो बाद में हत्यारा ही बन जाता है। एक मानसिक हत्यारा तो वो बन ही चुका होता है क्योंकि उसने अपने हृदय में जगी प्रेम की हत्या कर दी, लालच में आकर और सामाजिक दबाव में आकर। अब निजता के अधिकार संविधान की किताब में, अब निजता का अधिकार जो है, एक मुकदमा गया था सुप्रीम कोर्ट में आधार कार्ड के विरुद्ध कि आधार कार्ड जो है निजता का हनन करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निजता का अधिकार जो है संविधान में संगत है, मतलब संविधान में शामिल है। ये आपकी राइट टू प्राइवेसी एक अलग से लिखा नहीं हुआ है, लेकिन जो अधिकार हैं उन्हीं अधिकारों का ये हिस्सा माना जाता है। आपकी स्वतंत्रता, समानता और इज्जत का जो अधिकार है कि आपको इज्जत से रहने का, जीने का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, उसी में निहित है निजता का अधिकार। लेकिन भारत के अटॉर्नी जनरल ने इसका विरोध किया और कहा कि केवल जो पैसे वाले लोग हैं उनके लिए निजता एक चीज़ हो सकती है, लेकिन गरीबों की इन्फॉर्मेशन तो हमें चाहिए क्योंकि गरीबों के लिए तो रोटी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन निजता के अधिकार के बारे में स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निजता का अधिकार जो है भारत के संविधान की मूल भावनाओं के साथ है और निजता का अधिकार मिलना चाहिए। और ये जो सरकार है लगातार अपने विरुद्ध बोलने वालों की निजता का अवहेलना करती रहती है, और ये सरकार सिर्फ ऐसा भारत में ही नहीं कर रही है, ऐसा दुनिया के बहुत सारे देशों में होता आ रहा है। डरपोक किस्म की नागरिकता गढ़ता मुख्यधारा मीडिया। तो एक डरपोक, एक डरा हुआ पत्रकार एक मरा हुआ नागरिक पैदा करता है। ये बहुत ही सत्य वचन इस चैप्टर में कहे गए हैं कि मीडिया आपको बहुत डराता है कि अगर आप कुछ भी सरकार के विरुद्ध बोल देंगे तो पहले कहा जाता है कि आप हिंदू विरोधी हैं या मुस्लिम के पक्षधर हैं या राष्ट्र विरोधी हैं या चाइना के साथ हैं या पाकिस्तान के साथ हैं या पाकिस्तान चले जाओ, या इस तरह की चीज़ें जो बोली जाती हैं वो डराने के लिए होती हैं ताकि आप जो हैं कोई भी ऐसा मुद्दा उठा ही ना सकें जो सत्ता को चुनौती देता हो या सत्ता से सवाल करता हो। इस देश में सत्ता से सवाल करना राष्ट्रद्रोह हो गया है और आप डर का जो एक बाजार है उसके उपभोक्ता हो गए हैं। 2019 में 1984 पढ़ते हुए, तो 1984 एक जॉर्ज ऑरवेल नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने एक उपन्यास लिखा था 1984। ये उपन्यास प्रकाशित हुआ था साल 1949 में। इस पुस्तक में उसका जिक्र है चैप्टर नंबर 10 में। ये उपन्यास पे ही एक शो बना है अमेरिका में, इसे बिग ब्रदर कहते हैं, और भारत में इसका संस्करण बिग बॉस के नाम से जाना जाता है। तो इस उपन्यास में एक ऐसे समाज की कल्पना की गई है जहाँ पे सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग हर चीज़ पर, हर व्यक्ति पर, हर नागरिक पर नजर रख रहे हैं, बड़े बड़े कैमरों से उसकी हर गतिविधि को रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर एक ऐसा माहौल तैयार कर रहे हैं जो बहुत ही हिंसक है और आपस में असुरक्षा की भावना को जन्म देता है और लोग काफ़ी हिंसक होकर आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो आपने देखा ही होगा कि बिग बॉस में चीज़ों का, खाने पीने की चीज़ों का अभाव कर दिया जाता है, ऐसे टास्क दिए जाते हैं और इस तरह की परिस्थितियाँ क्रिएट कर दी जाती हैं, लोगों पर लगातार नज़र रखी जाती है कि वो लड़ते हुए नजर आए। बहुत ही टॉक्सिक शो है एक बिग बॉस। इसी तरह से एक टॉक्सिक सोसाइटी कैसे बनती है उसकी कल्पना 1984 के उपन्यास में की गई
थी। और 2019 के बाद के समाज में, या जब से ये सरकार आई है, तब के समाज में ये चीज़ें नज़र आने लगी हैं, क्योंकि मीडिया ने सरकार से सवाल करने की बजाय जनता से सवाल करना शुरू कर दिया और जनता को एक फेक जनता, एक रोबोट बनाने की कोशिश की जो एक ही तरह के मुद्दों को देखते रहे। अब इसमें जिक्र भी किया है रवीश जी ने कि उन्होंने न्यूज़ पेपर्स में, न्यूज़ चैनल्स में लोगों की छटनी होते हुए देखा, कर्मचारियों को कम होते हुए देखा, क्योंकि पहले अलग अलग बीट के न्यूज़ कवर होते थे, लेकिन अब ज़्यादा तरीके के न्यूज़ कवर करने की ज़रूरत ही नहीं, जैसे क्राइम रिपोर्टिंग है, या जो है क्रिकेट रिपोर्टिंग है, या साइकोलॉजी के बारे में कोई बात है, या इंटरटेनमेंट की कोई बात है। घुमा फिरा के न्यूज़ का 90% हिस्सा हिंदू मुस्लिम डिबेट में उलझा दिया गया है। तरह तरह के जिहाद कर दिए गए हैं। जहाँ तक जिहाद का प्रश्न है, ये एक बात और है कि किसी ने सूचना के अधिकार के तहत भारत की सरकार से पूछा कि लव जिहाद का क्या कॉन्सेप्ट है और कितने इसके शिकार हैं और कहाँ पर ये हो रहा है, तो सरकार ने लिखित में जवाब दिया कि ऐसा कुछ भी उनकी जानकारी में नहीं है। तो इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि एक सुनियोजित व्यवस्थित तरीके से लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है और उन्हें मुस्लिम बनाने की कोशिश की जा रही है। मैंने भी कई ऐसी महिलाओं से बात की जो ये दावा करती थी कि वो लव जिहाद की विक्टिम है, लेकिन असल में वो विक्टिम ज़रूर थी, लेकिन वो डोमेस्टिक वायलेंस की ही विक्टिम थी। और डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ मुस्लिम घरों में होता हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस भारत की प्रजासत्तात्मक समाज की एक सच्चाई है, जिसमें एक व्यक्ति इतना निष्ठुर हो गया है, इतना क्रूर हो गया है, या इतने सामाजिक दबाव में आ गया है कमाने के कि वो हिंसक हो जाता है अपने परिवार के प्रति। जो जेंडर्ड रोल है, मतलब एक तरह के जेंडर से एक ही तरह का काम लिए जाने का मन पर, दिमाग पर बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ता है, और जो है एब्यूसिव रिलेशंस हो जाती हैं, और जनरेशनल ट्रॉमा चलता रहता है, मतलब घरों में ये हिंसा चलती रहती है महिलाओं के प्रति। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, इनको बढ़ा चढ़ाकर कभी यूपीएससी जिहाद, कभी थूक जिहाद, कभी इस तरह की चीज़ें कर करके जो है जनता को एक सांप्रदायिक जनता में बदल दिया गया, जो अपने स्वयं के मुद्दों से अनभिज्ञ थी। एक विषय से कुचक्र चला दिया गया, विषय साइकिल जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, जो कि दूर होते चले गई अपनी खुद की समस्याओं से। जैसे रवीश जी ने ये भी बताया कि जब जो है इस सरकार ने उनकी रीच कम कर दी, और उनकी नहीं, काफ़ी पत्रकारों की रीच कम कर दी। जो पीसीआई है, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है, उसकी रीच को संसद भवन में सीमित कर दिया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बंद कर दिए गए, उनको जो सूचनाएं प्रदान करने वाले सोर्सेज थे वो खत्म हो गए, उनका जो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है वो लीक कर दिया गया। तो बहुत सारी गालियों के साथ साथ उन्हें एक ऐसे युवाओं की भी जानकारी मिली जो एक तरह से सिटीजन जर्नलिस्ट बनकर उन्हें ये सूचनाएं दे रहे थे कि रेलवे में हो, या बैंकों में हो, या सरकारी विभागों में इतने सालों से भर्तियां नहीं हुई हैं, भर्तियां हुई हैं, परीक्षा हुई है तो रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट आ गया है तो नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने एक नौकरी सीरीज शुरू की, और उस नौकरी सीरीज़ के कारण जो लोग उनसे नफरत करते थे, जो युवा उनसे नफरत करते थे, जो उन्हें मुल्ला बोलते थे, उस तरह के लोग भी जुड़ते चले गए, और उन्होंने काफ़ी मात्रा में उनसे माफ़िया मांगी कि आपने ही हमारी समस्या को समझा है, हम घोर सांप्रदायिक हो गए थे और हिंदू मुस्लिम डिबेट में फंस गए थे। इस नौकरी सीरीज़ के बाद कई राज्य सरकारों ने युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान भी किए। तो जो है बिग बॉस आप पर नज़र रख रहे हैं हर तरह से। ये लगता है 1984 का उपन्यास और 2019 का भारत में ये एक समांतर रेखा वो खींचते हुए। 15 अगस्त को एक आइसक्रीम ज़रूर खाएं। तो ये कहते हैं कि बहुत सारे लोग काफ़ी निराश हैं कि किस चीज़ की आज़ादी हमें मिली है। क्या महिलाओं को रात में घूमने की आज़ादी मिल गई है? क्या देश को सांप्रदायिकता से आज़ादी मिल गई है? क्या अंधविश्वास से आज़ादी मिल गई है? क्या धर्म और मजहब के चश्मे से हमने हर चीज़ को देखना छोड़ दिया है? तो इस घोर निराशावादी युग में आप अगर समस्याओं को समझते हैं और समस्याओं के बारे में बात भी करते हैं, तो भी आप खुशी में एक आइसक्रीम खा सकते हैं कि हम जो है इस समाज को बदलने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर वो शायद पाठकों को और स्वयं को निराशा से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। 12वां चैप्टर है नागरिक पत्रकारिता की ताकत। ये जो मैंने आपको बताई दिया कि सिटीजन जर्नलिज्म जो है उसकी शुरुआत हो चुकी थी काफ़ी पहले से, लेकिन अब जो है वो शुरुआत जो है और भी ज़ोर पकड़ रही है, क्योंकि एक ही तरह की सूचनाएं, एक ही तरह की बात जो न्यूज़ चैनल्स पर आ गई हैं, उससे आज ही जाके लोगों ने यूट्यूब का रुख किया। यूट्यूब पे भी कुछ आईटी सेल वाले या कुछ राइट विंग के चैनल्स उसी तरह की बात को दोहराने लगे। तो लोगों ने खुद अपने छोटे छोटे चैनल्स शुरू करके जो है अपनी समस्याओं के बारे में बात करना शुरू किया। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार और सही इतिहास, सही जानकारी, इस तरह के लाखों चैनल बन गए हैं जो कि कोशिश कर रहे हैं
समाज को आईना दिखाने की, लोकतंत्र के बारे में, संस्कृति के बारे में, राष्ट्र के बारे में बोलने की कोशिश कर रहे हैं रवीश कुमार जी की तरह, और सिटीजन जर्नलिस्ट बन गए हैं। तो काफ़ी रोचक है ये पुस्तक, सत्य के बहुत नज़दीक है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि उस पुस्तक को आप ज़रूर खरीदेंगे, ज़रूर पढ़ेंगे। अगर वैसे तो मैं इस योग्य नहीं हूँ, लेकिन अगर अपने अध्ययन के आधार पर मैं नंबर देना चाहूँ तो इस पुस्तक को मैं 10 में से 10 दूंगी, क्योंकि आज का जो भारत है, समसामयिक भारत है, उसको इसने बहुत अच्छी तरह से बताया है, बहुत अच्छी तरह से समझा है, और हमें सांप्रदायिकता के जो भयानक तस्वीर है वो भी दिखाया है कि हिटलर की जर्मनी की शुरुआत भी ऐसे ही हुई थी कि नागरिकों पर हमले करने, उन्हें उनका आर्थिक रूप से बहिष्कार कर देना, आर्थिक रूप से बहिष्कार करना, सामाजिक बहिष्कार कर देना, उनको अलग से चिन्हित करना, उनकी पहचान करना, फिर उन पर छिटपुट हमले करना, फिर उन पे बहुत बड़े हमले करवाना, जनता को इतना भड़का देना, फिर पुलिस को इनकार करवा देना कि आप इसमें ना पड़ें, और भीड़ ने ही फिर यहूदियों की हत्या कर दी, और यहूदियों के साथ साथ उनके समर्थक माने जाने वाले या गैर वाजिब लोग, जिनको इस योग्य नहीं समझा जाता था कि वो जर्मनी के उस महान राष्ट्र के नागरिक बनने के योग्य हैं, जो अपनी जातीय श्रेष्ठता का अहंकार रखता है, उनकी भी हत्या कर दी गई। तो जर्मनी में करोड़ लोगों की हत्या हो गई, जिसे हॉलोकॉस्ट कहते हैं, और हॉलोकॉस्ट को डिनाई करना या हॉलोकॉस्ट से इनकार करना भी एक कानूनन अपराध है वहाँ पर आज भी। तो हमें भी इस बात से सबक लेना चाहिए कि भारत का समाज एक घोर सांप्रदायिक समाज बनता जा रहा है, और ऐसा ना बने। और हिंदू हो या मुस्लिम हो, दोनों को ही नौकरी की ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है, स्वास्थ्य की ज़रूरत है, रोज़गार की ज़रूरत है, महिलाओं को समानता की ज़रूरत है, पुरुषों को भी समानता की ज़रूरत है, उन्हें भी एक तरह के काम से छुटकारा चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कमाने का बोझ केवल उनके ऊपर हो, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि घरेलू कामकाज का बोझ केवल महिलाओं के कंधे पर हो। दोनों ही बोझ मिलकर उठाने चाहिए, ताकि उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य और आर्थिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।